ठीक है, तो यात्री सीट की पेटी जो है बांध लें, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको दो चार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसे डरना नहीं है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे, ब्रैकेट में एफबीडी भी लिख देंगे, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल। ठीक है, ये क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? चित्र। ऐसा चित्र बनाना है किसका? बॉडी का, या फिर बोलो इसको किसका? सिस्टम का, है ना? सिस्टम का चित्र बनाना है, क्या करके? उसको आइसोलेट कर दो इसकी सराउंडिंग से, यानी सिस्टम को सराउंडिंग से अलग निकाल के रख लो, देख लो, फिर उस पे बाहर से लगने वाले सारे फोर्सेस को दर्शा दो। ऐसा चित्र बताएगा, उसको बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस ऐसा चित्र बनाने के तीन स्टेप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट क्या है? आइसोलेट द बॉडी, आइसोलेट द सिस्टम, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करो। मेंशन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सिस्टम पे लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर दो। चूज द एक्सिस एंड रिजोल्व द फोर्सेस, जिस एक्सिस में आपका इंटरेस्ट है, जिस एक्सिस में आप वैल्यूज निकालना चाहते हो, उस एक्सिस के अलोंग इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लो, और जो भी कंपोनेंट उस एक्सिस में आए वही आपको यूजेबल कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समझ नहीं आ रहा, अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा सिस्टम, पूरा वो है, क्या बोलेंगे? सिस्टम और सराउंडिंग सब मिला के, है ना? तो ये तीन ब्लॉक दिख रहा है, एक तो ये ब्लॉक है, ग्राउंड बोल दो इसको, तो ये तो ग्राउंड है, फिक्स्ड है, और ये ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है। फिक्स्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, नीचे लाइन खींच देते हैं, फिक्स मतलब ये अभी रुका हुआ है नीचे, ग्राउंड है। अब ब्लॉक बी है एंड ब्लॉक ए है, बी येलो कलर वाला है और ग्रीन कलर वाला ए है। अब फोर्स एफ लग रहा है बी पे, जैसा कि आपको दर्शाया गया है, जैसा यहाँ पे गिवन है, उस तरीके से फोर्स लग रहा है एफ ब्लॉक बी पे। तो हमें फोर्स दिख गया। अब मैं आपको बोलता हूँ ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है, ब्लॉक बी का। तो पहले ब्लॉक बी को देखो यार, ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी पे क्या क्या लग रहा है ना? अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक। तो अब मुझे बताओ कि इसका जो वेट है, इस ब्लॉक बी का जो वेट है, वो खुद डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी रिजिड बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं, बॉडी फोर्सेस, ऐसा सरफेस वाले नहीं, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे उनके बारे में। जितने भी बॉडी फोर्सेस लगते हैं, दे आर अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये शब्द रखो दिमाग में कि बॉडी फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं, दे आर अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये ग्रेविटी नीचे था, तो इसका जो मास, अगर मैं बोलता हूँ बी का मास जो है एम के बराबर है, और ए का मास स्मॉल एम के बराबर है, तो जो बी का मास है दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो कितना होगा? एम जी। एक फोर्स तो इस पे ये लग रहा है, दूसरा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ए का वेट, ए का वेट ऊपर से यहाँ तक लग रहा है, यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? ये स्मॉल एम इंटू जी, दूसरा फोर्स ये हो गया। इसके अलावा इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, वो ये लगाएगा, देखो ये नीचे वाला ग्राउंड। भाई ग्राउंड अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो ग्राउंड पे रुकेगा कैसे? तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दैट इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक बी। ये तीन फोर्सेज हैं। अब ये, इसको मैंने लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया, बट ये कोलिनियर होंगे सारे के सारे, तो यही होगा ये एन बी, इधर से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब इन तीनों फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, कब कब? अभी यहाँ तो दिख रहा है हमें सिस्टम में, हमें सिस्टम में ही देखना है, बट इसको बाहर ले जाके ड्रॉ करना है। ये ब्लॉक बी उठा के लेके आए इधर, ये ब्लॉक बी है, देखो इस पे एम जी, मास ऑफ द ब्लॉक बी इंटू जी, ये फोर्स है, यानी वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये ब्लू कलर का वेक्टर। ठीक, दूसरा एन बी ए, एन बी ए क्या है वो देखते हैं बाद में। एक नॉर्मल रिएक्शन एन भी लग रहा है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, किसने लगाया? ग्राउंड ने लगाया इस पे। ठीक है, अब ये फोर्स हो गया। और आपको एक एनबीए, एनबीए कुछ नहीं है, ये आपका मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक इनटू ग्रेविटी। तो जो वेट लग रहा है ना, देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय, अब नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया, या फिर वेट भी बोल सकते हो इसको। ये एम जी वेट जो इस पे लग रहा था डाउनवर्ड में, वही ये वेट है एनबीए। तो ये खाली तीन फोर्स लग रहे हैं, और एक लेफ्ट से, ये भी भूल गए ना यार, फोर्स राइट साइड से ये फोर्स एफ भी लग रहा है,
तो ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, या फिर यहाँ ड्रॉ नहीं करते तो इधर भी ड्रॉ कर सकते थे। डायरेक्शन बस फिक्स होना चाहिए और लेंथ भी वही रहना चाहिए जितना फोर्स है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने चित्र बना लिया सक्सेसफुली। किसका? आपने सिस्टम को, यानी सिस्टम क्या था अभी के लिए? ब्लॉक बी वाज अवर सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो ब्लॉक बी पे कर रहे हैं, हमारा जितना भी कंसंट्रेशन है दैट इज फोकस्ड ऑन बी, हम चिंतित केवल ब्लॉक बी के बारे में है। दैट्स व्हाई ब्लॉक बी इज अवर सिस्टम फॉर नाउ। अब बी को बाहर ले जाना था तो बी को बाहर उठा के ले आए, और बी पे लगने वाले सभी फोर्सेस को आपने ड्रॉ कर दिया इस डायग्राम में। तो चार फोर्सेस लग रहे थे, एक तो खुद का वेट उसका, दूसरा वेट ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, और चौथा जो फोर्स आपको फोर्स एफ दिख रहा है, जो बाहर से कोई और ऑब्जेक्ट लगा रहा है लेकिन वो अभी यहाँ ड्रॉ नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन फोर्स एफ लग रहा है। तो ये चार फोर्सेस थे, इनको आपने ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट द एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। सिमिलरली हम लोग ए का भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम ए का भी ड्रॉ कर सकते हैं। ए पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, देखो ए के लिए ड्रॉ करें, मान लो मैं ए के लिए भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर ब्लॉक ए के बारे में बात करें तो ये ब्लॉक ए ड्रॉ किया हमने, ठीक है, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक ए का वजन है ना, क्या बोलेंगे उसको, मास स्मॉल एम है और इनटू जी, तो ये डाउनवर्ड में लगेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक बी ऑन ए, तो इसको क्या बोलेंगे, अप्लाइड ऑन ए बाय बी, तो एन बी ए, ठीक है। तो ये दो ही फोर्स लग रहे हैं किस पे, ब्लॉक ए पे। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया एफ बी डी ऑफ ए। यस सर। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है यार, सिंपल है, तो इससे डरेंगे नहीं। काफी बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं क्या आ गया है, क्या दिक्कत आ गई, तो वो चीजों से नहीं डरेंगे, बड़ी सिंपल, इससे सिंपल कोई चीज नहीं है फिजिक्स में। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम, अब जो हमने पिछले में रिपीट किया वही यहाँ देखते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास एम एंड एम, तो ए का मास एम है और बी का मास कैपिटल एम है, आर बीइंग पुश्ड बाय फोर्स एफ, फोर्स एफ के द्वारा इनको पुश किया जा रहा है राइट साइड में, ठीक है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, इन दोनों ही ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो एक बार आप लोग ट्राई करो, 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं जो ड्रॉ करूंगा उससे मैच कर लेना, ठीक है। सभी लोग एक बार ट्राई करें इसको, कि जो फ्री बॉडी डायग्राम आपको मिल रहा है इन दोनों ब्लॉक ए एंड बी का, ठीक है, फिर मैच कर लेना खाली। अच्छा, जो ड्रॉ कर ले वो हैंड रेज कर लेना ताकि मुझे आइडिया लग जाए। ठीक है ना। तो अब देखो मैं ड्रॉ करता हूँ आपको ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, ए और बी दोनों का एक एक बार ड्रॉ करते हैं। पहले देखते हैं ब्लॉक ए को। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मेन उद्देश्य क्या होता है, अच्छा यहाँ ड्रॉन हो गए तो मैं वही दिखा देता हूँ आपको। फ्री बॉडी डायग्राम का मेन टारगेट क्या रहता है, वी वांट टू एम्फसाइज ऑन द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन आवर सिस्टम। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्ट ए, जो जो ये बॉक्स ए है ना, ब्लॉक ए बोले इसको, तो उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस अगर हम दर्शा रहे हैं दैट मींस वी आर ड्राइंग द एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। तो फोर्स एफ आपको दिख रहा है, फोर्स एफ लग रहा था राइट साइड से, तो वो आपने लगा के दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। mg, mass of this block A that will be acting in the downward direction,
नॉर्मल रिएक्शन एन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगाएगा? यहाँ से देखो, ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड इस पे लगाएगा, ऐसे आपको एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर मिलेगा। ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? बाय शेयर लॉजिक हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? देखो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन जब देखेंगे ना, तो मैं बता पाऊंगा कि ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर ही होगा। कैसे? देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है, पहले बता देता हूँ फिर हम लोग देखेंगे बाद में। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। तो आप जब ये बात बोलते हो तो बोलते हो कि यार एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन भी जीरो, और वाई एक्सिस के अलोंग जितने फोर्सेस हैं उनका समेशन भी जीरो। कब? व्हेन व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगने वाले फोर्सेस हैं वो जीरो हैं। तो जीरो होंगे तो एक्स के अलोंग भी जीरो होंगे, वाई के भी अलोंग जीरो होंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेगा? द ऑब्जेक्ट या फिर द सिस्टम विल ट्राई टू होल्ड इट्स इनर्शिया, वो अपने इनर्शिया को होल्ड करने की कोशिश करेगा। यानी कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में चलते रहने की कोशिश करेगा। यानी उसकी स्टेट ऑफ मोशन में, स्टेट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टेट ऑफ इनर्शिया में चेंज नहीं आएगा तो वी नो कि कोई भी एक्सिस हो, अब ये एक्स और वाई की बात नहीं है, कोई भी रैंडम एक्सिस ले लो आप। चलो मान लो एक्स इधर हुआ, ठीक है, वाई इधर हुआ, तो इन दोनों पे ही नहीं, कोई भी रैंडम एक्सिस मान लो, ये एक्स वाई मान लो, जेड नहीं कुछ ए एक्सिस है, ए डैश एक एक्सिस है, इसके अलोंग भी, हर एक एक्सिस के अलोंग हमारा फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो क्यों? क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी तो वहां पे ऐसा होगा। अब देखो, ये दो डायग्राम बन गई, ए का और ये बी का। बी पे क्या फोर्सेस लगेंगे? बी पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय ब्लॉक ए। ठीक है, ए जो धक्का लगाएगा बी पे, एक तो ये, दूसरा लगेगा ये जो नीचे ग्राउंड, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो, और तीसरा लगेगा इसका खुद का वेट है ना, इसका खुद का वेट जो सेंटर ऑफ मास से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो होगा mg के बराबर। तो देखो बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में n डैश, तो n डैश बोल दिया इसको। इसको अगर हमने n बोला था तो दूसरा नाम रखना है, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, तो n रख एन डैश हो गया, सिंपल है। ठीक है, फिर एन बी ए, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी, नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक बी बाय, जिस पे लगता है उसका नाम पहले आता है जनरली, है ना, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा किस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो हमें ये पता है नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो आमतौर पर ऐसा लिखा जाता है, तो इसलिए लिख देते हैं। तो ये हुआ फ्री बॉडी डायग्राम का खेल। अब ये जो क्वेश्चन है इसका भी एक बार ट्राई करो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, फिर मैं इसका आपको दिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो सब लोग एक बार से फिर से वही एक्सरसाइज रिपीट करो, कि ट्राई करो ड्रॉ करने का, है ना। यहाँ पे आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा कंपोनेंट लोगे तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा।
देखो अब फ्री बॉडी डायग्राम तो होगा ये वाला, खाली दो फोर्सेस पे लग रहे होंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस वेज, है ना, इसको इंक्लाइंड बोलो या वेज बोलो, तो ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ऐसा है जी, ये ग्राउंड के साथ रुका हुआ है, ठीक है। अगर ये स्मूथ होता तो फिर कुछ और सिचुएशन होती है, ठीक है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है अभी, ये रफ है। रफ है या फिर बोले फिक्स्ड ही है, रफ भी नहीं है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो फिर क्या होगा, फिर ये ऐसा एफबीडी बनेगा कि नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो यहाँ से है ना, कुछ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे लगाएगा, दिस इज एन। और दूसरा फोर्स है जी जो इसका सेंटर ऑफ मास पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे वेट ऑफ दिस ब्लॉक, जो mg के बराबर होगा। तो ये दो ही फोर्सेज हैं। अब इस फोर्स को यहाँ ऐसे लगा रहे हो चाहे इधर ऐसे लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा ये वाला, ठीक है। और ट्राइंगल जो बनेगा फोर्सेस का वो देखो ऐसा रहेगा जी, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट होंगे किसके, वेट ऑफ दिस ब्लॉक के। एम जी इसका वेट है ना, इसके दो कंपोनेंट, एक एम जी साइन कोस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। और अच्छी बात क्या होगी ना, जो एम जी कोस थीटा है वही होगा एन के बराबर। तो आप लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस वेज विल बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस वेज। भाई वेट का कोई कंपोनेंट है जो इस वेज के ऊपर लग रहा है ना, वो क्या होगा, इधर लग रहा है जो ऐसे, तो वही है एम जी कोस थीटा। तो ये इसको बैलेंस, इस वेट के इसी कंपोनेंट को बैलेंस आउट करने के लिए ही तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो दैट विल बी एम जी कोस थीटा। तो ये अच्छी बात है कि ये बराबर आएगा। बाकी ट्राइंगल ऐसा बनेगा फोर्स का, और ये रहेगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। जितने बच्चों का मैच हुआ रखो, बाकी हाथ नीचे करेंगे, देखते कितने बच्चों का सही है। सही है, चलो अब बात करते हैं फोर्सेस की, कि हमारे पास फोर्स जो मिलते हैं नेचर में, उनमें क्या क्या विविधता पाई जाती है, व्हाट इज द वैरायटी, है ना, क्या वैरायटी मिलती है। देखो आपको मैंने बोला था कि जितने भी बॉडी फोर्सेस हैं दे आर अज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन, दे आर नॉट अज्यूम्ड, दे आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। जब आप उनका स्टेटिस्टिकल एवरेज करते हो तो जो कोऑर्डिनेट मिलता है वो सेंटर ऑफ मास ही मिलता है। तो जितने भी बॉडी फोर्सेस हैं वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी या सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक या सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी पे आपको लगते हुए नजर आएंगे। अब वो तो हो गई बॉडी फोर्सेस की बात, लेकिन उनके अलावा भी एक टाइप ऑफ फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट। ये हो गया कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट। इसकी ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है कि फोर्सेस को यू कैन क्लासिफाई बेस्ड अपॉन कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट। तो जैसा आपको देख के नाम से ही समझ आ रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स ट्रांसफर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में होना है, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स ट्रांसफर इन दोनों के बीच में होना है। अगर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फोर्स ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए तो वो कौन सा फोर्स हुआ, कॉन्टेक्ट फोर्स। अगर ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, दूर से ही फोर्स ट्रांसफर हो गया, दैट मीन्स इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो जब हम लोग ऐसे हाथ मसलते हैं ना, तो हाथ जब मल रहे हैं तो वी नो कि देयर हैज टू बी सम कॉन्टेक्ट बिटवीन दी हैंड्स, हाथों के बीच में कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। हाँ जी, है कि नहीं है भाई, हाथ हाथ ऐसे रगड़ने के लिए हाथों के बीच में संपर्क होना जरूरी है, देयर शुड बी सम कॉन्टेक्ट बिटवीन द हैंड्स। तो ये हैंड्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट है उसी को बोलेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स। और जो अगर कॉन्टेक्ट नहीं है, दूर से ही ऐसे लग रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो एक एक करके देखते हैं कौन क्या क्या वैरायटी है इसमें। कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या है, जब कॉन्टेक्ट हो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इसमें पहला आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फिर हिंदी में बोले घर्षण। तो फ्रिक्शन जो बोलते हैं, फॉर द ट्रांसफर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्जेक्ट को संपर्क में आना जरूरी है। भाई घर्षण तभी तो होगा तब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, है ना। तो देयर शुड बी कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू ट्रांसफर द फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन। जैसा हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा कि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है, तो उसमें भी दोनों ऑब्जेक्ट को कॉन्टेक्ट में होना पड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक। तीसरा हो सकता है बोयंट फोर्स, बोयंट या अपथ्रस्ट। जब किसी फ्लूइड में, जब किसी लिक्विड में आप किसी लोअर डेंसिटी के ऑब्जेक्ट को डुबोते हो, तो उस लोअर डेंसिटी या फिर हायर डेंसिटी, भी डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए बस, डेंसिटी का डिफरेंस है, और उस डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगता है, डूबने वाली चीजों पे नीचे की साइड लगता है और तैरने वाली चीजों पे ऊपर की साइड लगता है। तो उसी फोर्स को बोलते हैं बोयंट फोर्स। और उसके लिए भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए कॉन्टेक्ट में, किसके, लिक्विड के।
तो एक ऑब्जेक्ट हमारा हो गया लिक्विड और दूसरा हो गया सॉलिड, तो दोनों आए इंटरेक्शन में एक दूसरे के संपर्क में, और उस संपर्क में आने की वजह से जो ट्रांसफर हुआ फोर्स का, तो दैट इज बुओयंट फोर्स। और वो कौन सी वैरायटी है? कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि उन दोनों को संपर्क में या फिर कॉन्टेक्ट में आना पड़ा। लास्ट हो सकता है टेंशन, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी से या स्ट्रिंग से बांध देते हो, तो उस स्ट्रिंग में आने वाले खिंचाव को या उस स्ट्रिंग में आने वाले टेंशन को बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। क्यों? क्योंकि भाई द स्ट्रिंग हैज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग पुल्ड। जो ऑब्जेक्ट जिसको आप पकड़ के बांध के खींच रहे हो, स्ट्रिंग को उसके संपर्क में रहना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग दूर से ही टेंशन में आ रहा है, तो दूर से तो टेंशन नहीं आएगी उसमें। टेंशन मतलब खिंचाव, ये तनाव वाला नहीं। तनाव भी होता है ना आजकल, डिप्रेशन तनाव, वो वाला टेंशन नहीं है बेटा, ये है खिंचाव। जब रस्सी को खींच दिया तो रस्सी टाइट हो गई, दैट दैट टाइटनेस इज कॉल्ड एज टेंशन, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द स्ट्रिंग ड्यू टू द एक्सटर्नल पुल इज कॉल्ड एज टेंशन। तो अगर आप बाहर से किसी स्ट्रिंग को खींच रहे हो, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, पतली रस्सी, अगर पतली रस्सी को बाहर से आप खींच रहे हो, तो दिस मीन्स यू आर पुलिंग। और जो स्ट्रिंग अपनी अपनी तरफ से वापस उल्टे डायरेक्शन में जो जोर लगा रहा है या फिर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज टेंशन, या फिर उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो उस टेंशन के लिए भी आपको ऑब्जेक्ट को या तो बांधना पड़ेगा या पकड़ना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग हैज टू बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग पुल्ड, दैट इज व्हाई टेंसाइल फोर्स इज आल्सो अ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो ये हमने चार ऑब्जेक्ट देखे, चार देखे टेंशन फोर्स। अब कॉन्टेक्ट फोर्स में देखो, नॉर्मल रिएक्शन, ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड में और फ्रिक्शन ऐसा होगा, तो इनका रिजल्टेंट कुछ आएगा, तो उसको भी बोल देंगे कि इट इज ऑल्सो कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक। अब ये तो बेसिक था, सबको आ गया होगा, थ्योरी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एपरेंट वेट, एक टॉपिक और है, ये लास्ट टॉपिक देखते हैं आज। एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट का मतलब क्या हुआ? अच्छा, वेट तो सबको पता है, वजन। वजन मतलब जिस फोर्स से, जिस ग्रेविटेशनल पुल से आपको या किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रहा है, उसको हम जनरली बोलते हैं वेट, है ना। अब एपरेंट वेट क्या हुआ? वेट तो समझ आया कि ठीक है सर, फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसको बोलते हो वेट आप। बट एपरेंट वेट क्या हुआ? व्हाट इज एपरेंट वेट? ऐसा वेट जो हमें नजर आ रहा है, एक्चुअल में कुछ और हो सकता है, बट प्रतीत होने वाला, फील होने वाला या नजर आने वाला, उसको बोलेंगे एपरेंट। एपरेंट का मतलब ये होता है कि जैसा आपको दिख रहा हो। अपीयर होता है ना, अपीयर, कि द सन अपीयर्स टू बी रेड टुडे, आज सूरज कुछ लाल लाल नजर आ रहा है, द सन अपीयर्स टू बी रेड टुडे। तो अपीयर शब्द से बना एपरेंट, यानी जैसा आपको दिख रहा है। तो देखो बेटा, जब हमने वहां पे डिस्कस किया था कि वेट जो है दैट इज द पुल ऑफ द प्लेनेट। अब ये वेट, ये वेइंग मशीन है जो मैंने अभी हाईलाइट करी रेड कलर से, इस पे कोई अगर बंदा खड़ा होगा, ठीक है, उस मैन का वेट ये रीडिंग में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वेट इज 700 न्यूटन। 700 न्यूटन का मतलब क्या हुआ कि ये 70 किलोग्राम का आदमी है। 70 kg इज द मास एंड द वेट इज 700 न्यूटन, अज्यूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 एज्यूम कर लो, तो आपको वेट जो मिलेगा 700 न्यूटन या फिर 700 किलोग्राम फोर्स। ठीक। अब ये तो इसका एक्चुअल है, कब है? जब द सिस्टम इज एट रेस्ट, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ये रेस्ट पे है, ग्राउंड जो है वो मूव नहीं कर रहा, है ना, जहां पे ये वेइंग मशीन रखी है वो सरफेस मूव नहीं कर रहा, तो आपको ट्रू वेट मिलेगा, जो एक्चुअल वैल्यू है वही मिलेगी। बट अगर आपका ग्राउंड, यानी आप इस मशीन को उठाकर ले गए, किसी लिफ्ट में रख दिया, है ना, लिफ्ट में रखा और फिर रीडिंग लेने लग गए, तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा ग्राउंड या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। तो देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन, है ना। मोशन की पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी कब? जब इसको लिफ्ट में रख दिया। तो देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट सब बच्चों ने देखी होगी भाई, लिफ्ट यूज करते हैं हम लोग जब हमारी बिल्डिंगें बहुत ऊंची ऊंची हो जाती है ना, तो Yes, sir. सीढ़ियों से चढ़ना दिक्कत का काम हो जाता है ना। तो फिर हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, और एज्ड पीपल या फिर स्पेशली एबल्ड पीपल्स के लोगों के लिए यहाँ पे लगी होती है, मेट्रो स्टेशन पे, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, तो सभी ने देखी होगी, एक्सपेक्टेड है ये बात। तो लिफ्ट में आपने रख दिया किसको? वेइंग मशीन को। देखो वेइंग मशीन पहुंच गई लिफ्ट में अब, और उस पे बंदा बैठा हुआ, ये सेम ही बंदा है, ठीक है, 70 किलोग्राम वाला। अब देखो, अभी पॉसिबिलिटी क्या है भाई? या तो लिफ्ट जाएगी नीचे, नीचे मूव कर सकती है ना, या फिर लिफ्ट ऊपर मूव कर सकती है, या फिर लिफ्ट की रस्सी टूट सकती है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमें देखनी है। अब अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी,
देखो लिफ्ट जा रही है जी ऊपर, ये तो रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे थी, रेस्ट पे मतलब क्या हुआ, ट्रू वेट मेजर हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन ये देखो, लिफ्ट जा रही है नीचे, पहले नीचे जा रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ, लिफ्ट किस साइड एक्सेलरेट कर रही है भाई, नीचे, विद सम एक्सेलरेशन ए, जब नीचे जाएगी तो नीचे ही एक्सेलरेट करेगी ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ लग रहा था, वो भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था। तो नेट एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा भाई, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की कुल एक्सेलरेशन कितना लगेगा, दैट इज जी माइनस ए, है ना, जी माइनस ए, जो इनमें से बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, वही आएगा नेट एक्सेलरेशन, और जो बड़ा होगा उसी की डायरेक्शन रहेगी। यानी मान लो मैं अभी मानता हूँ कि जी है ना वो डाउनवर्ड में थोड़ा कम है, जी से एक्सेलरेशन ए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से थोड़ा कम है, तो हमने जी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लिया और डायरेक्शन मान ली जो जी वाली है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाएगी थोड़ी सी। जब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाएगी तो फोर्स हमने हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई तो फोर्स की वैल्यू भी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रीडिंग हमें महसूस हो रही थी किस पे, स्केल पे, वो रीडिंग भी कम में नजर आएगी। तो जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो जो वेट की रीडिंग यहाँ पे 700 न्यूटन आ रही थी, इससे कम आएगी कि ज्यादा, कम आएगी कि ज्यादा, कम आएगी यार, कम आएगी, क्यों, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कम हो गया है। तो नेट एक्सेलरेशन कम हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई, और उसी वजह से फोर्स की वैल्यू घट गई, और उसी वजह से मेरी मीटर पे जो रीडिंग आ रही थी वो भी घट गई। दूसरा क्या हो सकता है, जब ये लिफ्ट ऊपर मूव करे तो देखो लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है जी, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी जी माइनस ऑफ माइनस, देखो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जी लग रहा है नेगेटिव में तो माइनस, माइनस ए, तो दोनों जुड़ के माइनस कॉमन जी प्लस ए, इतना हो गया कितना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो जब नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गई तो एफ जो, एफ नेट जो लग रहा है इस पे, इस आदमी पे, वो बढ़ जाएगा, और ये बढ़ेगा तो आपकी रीडिंग भी बढ़ जाएगी। अब 700 न्यूटन नहीं आएगी, जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है तो फिर रीडिंग आएगी 700 से ज्यादा, 700 कितनी भी आ सकती है ना, तो लेकिन 700 से ज्यादा आएगी। और अगर, अगर जो हमारा सबसे खतरनाक सपना होता है कि लिफ्ट में बैठे हैं, लिफ्ट अगर गिर जाए या लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो फिर क्या होगा, फिर लिफ्ट जाएगी नीचे, फिर हमारी बनेगी चटनी। तो उस कंडीशन में देखो, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो गया, लिफ्ट जो है बाहर का लिफ्ट, वो भी जी के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आपने ऊपर से पकड़ नहीं रखा तो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड, और बाकी ग्रेविटी भी नीचे लग रहा था जी, तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो दैट इज माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, तो ये क्या हुआ, जीरो, जीरो एक्सेलरेशन हो गया, नेट वैल्यू जीरो हो गई। भाई साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे तो कुछ नया नहीं है, फिजिक्स में मैथमेटिक्स के साथ चलते रहो तो आपको वैसे भी वैल्यूज मिल जानी है। तो माइनस ऑफ माइनस जी हुआ, तो माइनस जी एंड प्लस जी बिकम जीरो, दैट मीन्स नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। अब नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो ए जीरो तो फोर्स भी जीरो, और फोर्स जीरो तो रीडिंग भी जीरो, तो वेट आ जाएगा फिर जीरो, कब, जब फ्री फॉल में गिर रहा होगा। तो ये तीन चार कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करो भाई, ये टॉपिक, ये जो वेट वाला कंसेप्ट है ना, ये समझ नहीं आया तो जेन्युइनली पूछ लो कि ये हो क्या रहा है इधर। पूछ लो डाउट।